हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी के अंदर आज हम करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स। तो डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारी स्लैब्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं या स्लैब क्या होती है। बेसिकली पहले वही देखेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्लैब के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत कि स्लैब के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की स्लैब्स होती हैं। जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली कौन सी स्लैब को क्या नाम दूंगा मैं और किस बेसिस पे वो नाम दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनका डिज़ाइन चेक करेंगे कि कैसे मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि स्लैब होती क्या है। देखो, आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझने के वे से अगर मैं बताऊं तो स्लैब कुछ नहीं है, आपका एक बीम है जिसकी मैंने विड्थ क्या कर दी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई वाला जो बीम होगा उसी को स्लैब कह दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। ठीक है, सपोज ये आपका बीम था, मैंने क्या किया, ये जो चौड़ाई थी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इधर भी बढ़ा दी और इधर भी बढ़ा दी, तो ये बहुत लंबा स्पैन इसका हो गया एक। इसी को मैंने फिर क्या बोल दिया, स्लैब बोल दिया। बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल भाषा में यही है आपकी स्लैब। अब आपकी स्लैब के एंड कंडीशंस या आपके कैसे सपोर्ट की हुई है स्लैब, उसके हिसाब से आपके स्लैब के टाइप्स बन जाते हैं। बेसिकली जैसे बीम का हम बोलते हैं कैसे सपोर्ट पे रखा हुआ है, उसके हिसाब से बीम का नाम बदल देते हैं। फिक्स सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, कैसी सपोर्ट है, उसके हिसाब से बीम का नाम बदल देते हैं। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। उसी तरह से स्लैब का भी ऐसे ही नेमिंग की जाती है। तो नाम जो हम स्लैब का प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, वो हम प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इसके कितने एजिस, कितने किनारे जो हैं वो सपोर्ट किए हुए हैं, कितने एजिस पे सपोर्ट प्रेजेंट है, फ्री कितनी जगह से है, उसके हिसाब से हम इसके अलग अलग नाम यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स जो है हमारे। एक होती है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब का मतलब होता है हमारा वो स्लैब, इफ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन टू ऑपोजिट एजेस, अगर दो ऑपोजिट किनारों पर आपकी स्लैब जो है वो सपोर्ट की गई है। सपोज ये आपकी स्लैब थी, ये बेटर रहेगा, ये आपकी स्लैब थी सपोज, ठीक है, बहुत स्पैन इसका ज्यादा है। मैंने क्या किया, एक इधर से और एक इधर से इसको क्या कर दिया, इस तरह से सपोर्ट कर दिया, और ये स्पैन जो है मेरा ये इस तरह से लंबा इस तरह से चलता हुआ आ रहा है। तो ये इस तरह से जो मेरी स्लैब होगी, उस स्लैब को मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे, वन वे स्लैब। तो ये मेरी वन वे स्लैब कहलाएगी। और सपोर्टेड ऑन टू ऑपोजिट एजेस अलोंग शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन, किसी भी स्पैन पर। मैंने जैसे यहाँ पे बताया आपको, ये दोनों एजेस पे प्रेजेंट था यहाँ पे सपोर्ट, इधर भी हो सकती है आपकी सपोर्ट। दो ऑपोजिट एजेस पर आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, उसी को क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे, वन वे स्लैब। जैसे कि एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमारी स्लैब थी, इधर सपोर्ट प्रेजेंट है और इसके ऑपोजिट किनारे पे इधर सपोर्ट प्रेजेंट है। यहां और यहां हमारे एजेस क्या है, फ्री है, यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे किनारे फ्री हैं स्लैब के। इसके अंदर जो हमारी मेन रिइंफोर्समेंट होगी वो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, वो मेरे को इस व्यू से पता चलेगा। मेन रिइंफोर्समेंट कैसे दूंगा वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। सपोज ये जो दो आपकी सपोर्ट्स थी, इनके बीच में, सपोज ये जो दो सपोर्ट थी आपकी, एक इधर और एक इधर, इनके बीच में आपका बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे ये जो इधर बेंडिंग हो रही थी, तो ये बेंडिंग मुझे रोकनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इसको यहाँ पे सरिये देने पड़ेंगे ताकि वो इसको मुड़ने से रोक सकें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी देने पड़ेंगे, और जो ऐसे ये मुड़ रही थी इसके लिए मुझे स्ट्रेट बार्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इधर ऐसे लंबाई में मैं ऐसे अगर बार्स दूंगा तो ये ऐसे बेंड नहीं हो पाएगी। ये वाले बार्स जो मैं आपको बता रहा था ये भी मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। और जो मैं इस स्पैन की जो बेंडिंग रोकने के लिए मैंने यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन जो हो रही थी इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे इधर ऐसे मैंने स्टील बार्स प्रोवाइड किए होंगे, ये मेरे मेन स्टील बार्स हो जाएंगे, ये इसको इस तरह से मुड़ने से रोकेंगे। क्लियर? तो ये इस तरह से मुड़ने पे रोकेंगे। और कौन सा रोकेगा इस तरह से, कैसे प्रोवाइड करूंगा, सीधा इसको ऐसे आपको बांध के रखेंगे, ये इस तरह से बांध के रखेंगे, एक तरह से इसको मुड़ने नहीं देंगे। और ये जो स्टील बार्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले ये चेक करो, जो हमारे स्टील बार्स, मेन स्टील बार्स होंगे ब्लैक पोर्शन से जो मैंने यहाँ पे दिखाई है ब्लैक लाइन से, तो वो हमारे यहाँ पर ये मेन स्टील बार्स हमें देखने को मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से हमारा बीम जो है वो सॉरी स्लैब जो है डिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर ऐसे रोकने के लिए, इस डायरेक्शन में रोकने के लिए मुझे इस तरह से स्टील बार्स देने पड़ेंगे। ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसे नजर आएंगे ये दिए हुए, ये टॉप व्यू है हमारा। साइड से देखूंगा तो ये नजर आएगा, ये जो लाइन हमें दिख रही है मेन बार्स की। ये जो यहाँ पे डॉटेड मैंने यहाँ पे शो किए, ये हमारे यहाँ पे ब्लू जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड करे थे। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारे वो स्टील बार्स होते हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा किसी चीजों को रेजिस्ट करने के लिए। मतलब बचा खुचा सारा काम हम इन स्टील बार्स से करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ये डिस्ट्रीब्यूट, ये स्ट्रेसेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपस में, थोड़ा स्ट्रेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनकी वजह से। इनके अलावा श्रिंकेज की वजह से जो स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे इसके अंदर, वो भी ये हमारे कम करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रेसेस कुछ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसेस हैं, सेकेंडरी स्ट्रेसेस, जिनकी वजह से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर? और डक्टिलिटी भी बढ़ाएंगे हमारे मेंबर की। तो बहुत सारे पर्पस हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 0.12% ऑफ BD जब हम डिजाइन करेंगे तो अलग से परसेंटेज डिसाइडेड है कि हाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इतने यूज करने हैं। जनरली जो कैलकुलेशन की जाती है मेन स्टील बार्स की करी जाती है, ठीक है। तो मेन स्टील बार आपके कौन से होंगे? जो बेंडिंग, फ्लेक्चर, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, बेंडिंग होगी या फिर शियर होगी, इन चीजों को जो रोकते हैं। शियर के लिए तो शियर रीइंफोर्समेंट हो जाएगी बेसिकली। तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आती हैं उनको रोकने के लिए आपकी मेन रीइंफोर्समेंट दी जाती है। और जो बाकी सेकेंडरी स्ट्रेसेस बच गई आपकी, श्रिंकेज हो गई, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, इस तरह की स्ट्रेसेस के लिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चीज क्लियर? और ये आपके मेन स्टील बार्स को होल्ड करके भी रखते हैं, पकड़ के भी रखते हैं। मतलब ये इस तरह से सपोज मेन स्टील बार जा रहा था तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ में यहाँ ये एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड किया। यहाँ पे बाइंडिंग जब आप कर दोगे तो ये मेन स्टील बार को भी होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। इस तरह से मैश टाइप स्ट्रक्चर ये पूरा स्लैब के ऊपर बना देंगे। तो और आपके जो मेन स्टील बार्स हैं वो भी हेल्ड इन, वो भी आपके पोजीशन में हेल्ड, मतलब ये पकड़ के रखेगा, उसको बेंड नहीं होने देगा बेसिकली। तो ये दोनों का फंक्शन भी देख लिया हमने यहाँ पे। और इस हमारी वन वे स्लैब के अंदर हमने क्या देख लिया कि इस तरह की स्लैब अगर है तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे दिखेगी हमें। स्पैन हमने देखा जो Ly, और यहाँ पे सपोज ये Lx है, ये हमने स्पैन को नाम दे दिया। Ly हमारा क्या है? लॉन्गर स्पैन। जो लंबा स्पैन होगा उसको मैंने Ly बोल दिया, जो छोटा स्पैन होगा उसको मैंने Lx बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इनमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि Lx किसको बोलूंगा, Ly किसको बोलूंगा। लंबे वाले को Ly, छोटे वाले को Lx। एक ये केस था। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये ऑपोजिट एजेस थे सपोर्टेड हमारे, यहाँ पे क्या है, ये दोनों सपोर्टेड हैं, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है खास। इसकी बेंडिंग हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, बेंडिंग सीन फ्रॉम साइड्स। इसी को मैं क्या देख रहा हूँ, ये इस तरह से आपका प्लेस किया हुआ है तो इसकी बेंडिंग ऐसे हो रही होगी, तो ये बेंडिंग मैं यहाँ से देख रहा हूँ बस, ठीक है। इस तरह से बेंड होती हुई ये स्लैब जो है, यहाँ पे सपोर्ट है इसकी, तो बेंड कैसे होगी? ऐसे होगी ना। तो यही आप यहाँ पे देख रहे हो, यही केस। तो सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी सपोर्ट्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में दी हुई हैं बस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई खास चेंज नहीं आएगा। मेन स्टील बार्स आपको ऐसे नजर आएंगे, इसमें मेन स्टील बार्स ऐसे होंगे क्योंकि बेंडिंग ऐसे हो रही है जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इस डायरेक्शन में बेंडिंग को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे मेन स्टील बार्स देने पड़ेंगे और इस डायरेक्शन में हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देखने को मिलेंगे। ये चीज क्लियर? तो वन वे जो स्लैब है उसकी ही दो कंडीशंस थी कि हाँ अगर इनमें से कोई एक हुआ ये हमारी वन वे स्लैब कहलाएगी। तीसरी कंडीशन जो है हमारी कि अगर चारों तरफ सपोर्ट्स प्रेजेंट हैं, अगर चारों तरफ सपोर्ट्स प्रेजेंट हैं, मतलब हमारी जो स्लैब है चारों तरफ सपोर्टेड है, तब भी मैं उसको वन वे स्लैब कह सकता हूं। बट कंडीशन क्या आ जाएगी, Ly/Lx जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। Ly/Lx की जो रेशियो है इट शुड बी ग्रेटर देन 2, तभी मैं इसको वन वे स्लैब कह सकता हूं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे हमेशा पूछी जाती है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लो कि आपकी वन वे स्लैब की कंडीशन क्या होती है। Ly/Lx इट शुड बी ग्रेटर देन 2 इफ सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 एजेस। तो देखते हैं भी, डिजाइन में देखेंगे इसको भी डिटेल में कैसे क्या होगा इसका भी। अब हमारी एक दूसरी तरह की स्लैब होती है टू वे स्लैब, ठीक है। टू वे स्लैब हमारी कौन सी होती है,
इफ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 एजेस, देखो इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं आया, इसमें भी चारों साइड पे आपकी सपोर्टेड है और यहां पर भी क्या है, चारों साइड्स पर सपोर्टेड है। बट यहां पर एक डिफरेंस क्या आया है, Ly अपॉन Lx इज लेस देन और इक्वल टू 2। Ly और Lx की जो रेशियो है वो 2 या 2 से कम है, तब मैं उसको 2 वे स्लैब बोलूंगा। अदरवाइज अगर बड़ी वैल्यू है तो उसको 1 वे स्लैब कहूंगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल दिमाग में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, क्योंकि दोनों स्लैब्स को डिफरेंशिएट यही पॉइंट कर रहा है। आपके डिजाइनिंग करते टाइम ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इनकी रेशियो क्या है। अदरवाइज 2 वे स्लैब को 1 वे से डिजाइन कर दोगे और 1 वे को 2 से, गलती से मिस्टेक ये चीज नहीं करनी, पूरा डिजाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा आपने मिस्टेक कर दिया उसको क्लासिफाई करने में कि स्लैब आपकी किस तरह की है, तो 2 वे स्लैब हमारी Ly अपॉन Lx लेस देन इक्वल्स टू 2 अगर होगी तब मैं इसको 2 वे स्लैब कहूंगा। अदर टाइप की स्लैब्स भी होती हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 1 वे और 2 वे स्लैब तो आपकी मोस्ट वाइडली यूज्ड स्लैब्स हैं जो आप बहुत आमतौर पर यूज करते हो, ठीक है। बट आपकी जो अलग स्लैब, दूसरी तरह की स्लैब्स कुछ और भी आपकी हो सकती हैं, वो कैसी होंगी, इस तरह से इनके मैंने बताया कि जैसे सपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से हम इनको नाम दे देंगे। 2 साइड सपोर्टेड स्लैब, ये 2 तरह से, 2 साइड से आपकी क्या होगी, सपोर्टेड होगी। बट ये ऑपोजिट नहीं होंगे एजेस, जैसे यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे भी 2 साइड्स थी, बट ये क्या है, ऑपोजिट एजेस थे, एक दूसरे के आमने सामने वाले किनारे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट है, दोनों साथ वाले किनारे, ठीक है, साथ वाले एजेस हैं, ये सपोर्टेड हैं। अगर ये सपोर्टेड होते हैं तो इनको 1 वे स्लैब नहीं कहूंगा मैं, इनको क्या कहूंगा, 2 साइड सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। ये दोनों एजेस आपके फ्री है, 3 साइड से सपोर्टेड है तो 3 साइड सपोर्टेड स्लैब, ये इस तरह से इधर इधर और इधर, ये 3 साइड से सपोर्टेड है, यहां से सिर्फ आपका क्या है, ये फ्री है, ठीक है। तो ये आपका फ्री एज है। एक कैंटिलीवर स्लैब भी हो सकता है आपका, ठीक है। कैंटिलीवर स्लैब कैसा होगा कि एक साइड आपकी फिक्स है और दूसरी साइड आपकी फ्री है, ये चीज क्लियर सबको। तो अगर साइड्स, 4 साइड्स का अगर स्लैब की बात करूं तो ये भी आपकी क्या है, फ्री, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। सिर्फ एक साइड आपकी क्या, एक एज क्या है, सपोर्टेड है और बाकी तीनों एजेस क्या है, फ्री हैं आपके। तो वो कैसी कहलाएगी, आपकी कैंटिलीवर स्लैब कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर जैसे बेंडिंग मैं देखता हूं तो ये इस तरह से झुक जाएगी, इस तरह से बेंडिंग होगी तो ऊपर की तरफ क्या आएगी, टेंशन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेन सील बार यहाँ पे ऊपर दिखाए हुए हैं। ये जो डॉटेड पोर्शंस हैं हमारे, ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे ये जो आएंगे, यहाँ पे ये जो आएंगे, ये मेन सील बार्स हैं और इधर इस डायरेक्शन के अंदर जो प्रोवाइड किए हुए हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, जो कि मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसी का साइड व्यू अगर देखूंगा तो ये आएगा नजर हमें। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि सपोर्ट्स के हिसाब से हमारी जो स्लैब्स हैं वो कितनी तरह की हो सकती है। 1 वे हो सकती है, 2 वे हो सकती है, 2 साइड सपोर्टेड, 3 साइड सपोर्टेड, कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है। इस तरह की हमारी काफी सारी स्लैब्स की कॉम्बिनेशंस क्या है, पॉसिबल है। इन दोनों में से जो मेजर आपके डिजाइनिंग के लिए जरूरी है वो कौन कौन सी हैं, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़नी। इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। 1 वे स्लैब का भी अलग से डिजाइन पूरा कंप्लीट करेंगे और 2 वे स्लैब का भी पूरा डिजाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले आज 1 वे स्लैब की। तो 1 वे स्लैब मैं किसको बोलता हूं, Ly अपॉन Lx अगर मेरी ग्रेटर देन 2 है, अगर चारों साइड्स हमारी सपोर्टेड है तो। ये चीज क्लियर। तो चारों साइड सपोर्टेड जब है मेरी, तो उस टाइम पे मेरी स्लैब कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, Ly है लॉन्गर स्पैन, और ये क्या है हमारा Lx जो कि छोटे वाला स्पैन है। अब इसके अंदर जब मैं देखता हूं जो बेंडिंग होगी, जो डिफ्लेक्शन आएगी बेसिकली, तो इस डायरेक्शन में यहां पर हमारी ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह से, और इधर भी क्या करेगी, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी कुछ, ये इस तरह से। तो ये बेंडिंग मैंने ये यहां पे ऐसे दिखाई हुई है जो कि नीचे की तरफ ये डिफ्लेक्ट करेगी। ये चीज क्लियर आपको सबको। इसको आप समझ सकते हो किसी भी पेज के एग्जाम्पल से, पेज के एग्जाम्पल समझ सकते हो कि सपोज, या आप इसको ऐसे समझो यार, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा हाथ ही है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा चारों तरफ से क्या है, सपोज सपोर्टेड है। इसके ऊपर जब मैं क्या करूंगा, सपोज मैं लोड लगाता हूं तो ये क्या हो रही है, इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डिफ्लेक्ट जब होगी तो ये क्या होगा, सपोज ये इधर से भी आपकी क्या आ रही है, ये ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में भी ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रही होगी, और इस डायरेक्शन में भी ये इस तरह से जब देखूंगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब इधर भी और इधर भी
सेम डिफ्लेक्शन आपकी शो करेगी। ये सेम क्यों होगी वो देखते हैं। अब सेम का मतलब क्या है, मैंने सेम क्यों बोली है, देखो जब मैं यहां पे शॉर्टर स्पैन की बात करता हूं तो सपोज यहां पर हमारी बेंडिंग कुछ इस तरह से होती है, या डिफ्लेक्शन, सॉरी, जो डिफ्लेक्शन हमारी यहां पर देखने को मिलेगी हमें कुछ सपोज इस तरह से मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती थी, सपोज Δ1। इस डायरेक्शन में हमारी मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन ये इस कंडीशन में ऐसे नीचे की तरफ झुक सकता था। ठीक है, मैंने यहां से इसको इस तरह से लोडिंग करी बोर्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, झुक जाएगा। जैसे यार आप लोग अगर सब लोगों ने देखी हो तो अगर जैसे चारपाई जो होती है, ठीक है, गांव वगैरह में यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब चारपाई पे बैठते हैं तो वो क्या हो जाती है, इधर से भी नीचे झूल जाती है और इधर से भी आप ऐसे देखोगे तो वो झूल जाएगी। तो दोनों तरफ से क्या हो जाती है, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। बट उसके अंदर यहां इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो सेटलमेंट, ये जो डिफ्लेक्शन आएगी यहां पे कितनी आ रही है, Δ1। इस डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन जो हम देखेंगे तो वो हमारी कुछ ऐसे आएगी पहले, और फिर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगी। यहां पे ये हमारी क्या है, स्ट्रेट है, ये हमारी क्या है, यहां तक ये पूरी की पूरी कितनी है, Δ1। ठीक है, यहां से थोड़ा कर्व आएगा और इसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन एक तरह से हो जाएगी और फिर इधर आपका कर्विकल शेप में फिर से ये हो जाएगी। अब ये Δ1 और ये भी क्या है, Δ1, तो ये दोनों बराबर कैसे आ गई। ठीक है, देखो अब ये जो आपका क्या था, लॉन्गर स्पैन था। लॉन्गर स्पैन था तो क्या हो सकता था, ज्यादा नीचे डिफ्लेक्ट कर सकता था। ठीक है, ज्यादा लेंथ। अब आपके सोम से कॉन्सेप्ट आता है, जब हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है यहाँ पे, इसके केस में 5/385 या 384 होता है, और WL की पावर 4/EI। ये आप डिफ्लेक्शन जो है ये कैलकुलेट करके चलते हो। तो यहाँ पे ये इधर और इधर जब आप निकालोगे तो ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और W क्या है, लोड, दोनों पे क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। और EI की वैल्यू क्या है आपकी, ये भी इसके लिए सेम रहेगी। ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बेसिकली। तो वेरी क्या करेगा, सिर्फ ये चीज, लेंथ की पावर 4। जहां पे लेंथ ज्यादा होगी वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, जहां पे लेंथ कम होगी वहां पे डिफ्लेक्शन कम आएगी। तो यहां पे लेंथ क्या है, ज्यादा, और यहां पे कम, तो डिफ्लेक्शन यहां पे बहुत ज्यादा आ सकती थी, और दूसरी साइड छोटे स्पैन की साइड क्या आ सकती थी, कम आ सकती थी। ठीक है, बट यहां पे ज्यादा आ सकती थी बट आई नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं आई, क्योंकि जब ये इसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लगेगा तो ये इसको रोक लेगा। यहां पे ये जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो जब रीच कर जाएगा, ये देखो पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह नीचे सेटल करेगा ना। तो ये जब यहां से और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा, सपोज ये इस तरह से आ रहा था, तो ये सपोज अगर ऐसे सेटल होने की कोशिश करता, मतलब अगर ये जो बेंडिंग, मतलब इसकी ये जो नेचुरल बेंडिंग होनी थी, सपोज Δ2, अगर इतनी करने की कोशिश करता तो यहां पर ये क्या हो जाती, Δ1 से एक्सीड कर जाती। तो ये तो क्या कर जाता, ये तो मैक्सिमम इतना बैंड हो सकता था, इसकी कैपेसिटी इतनी थी। इससे ज्यादा बैंड होगा तो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो जब ये इससे ज्यादा बैंड करता, ये Δ1 की वैल्यू से एक्सीड करता थोड़ी सी भी, तो उसको इस साइड पे हमारा मेंबर क्या कर जाता, फेल कर जाता, शॉर्टर स्पैन की साइड। क्लियर, शॉर्टर स्पैन में मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन थी उतनी अलाउड थी, Δ1, लेकिन यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्यादा आ सकती थी। ये नीचे जाने लगा, तो लेकिन ये नीचे जाने लगा, उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर रीच कर गई, तो ये नीचे जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जा सकता है अभी भी, ठीक है, क्योंकि उसकी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो ये Δ1 पर ही रुक गया और ये हमारा Δ1 था। तो यहां पर अब हमारी स्लैब क्या है, सेफ। ये Δ1 पे कैसे रुका, हमने जब डिजाइन किया इस तरह की स्लैब को, तो मैंने जो मेन स्पैन यहां पर लिया, कंसीडर किया शॉर्टर स्पैन को मेन स्पैन कंसीडर किया। मतलब जब मैं यहां पे इसको डिजाइन करूंगा तो इस पर्टिकुलर स्लैब को इतनी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मानकर डिजाइन करूंगा, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन इस स्लैब के अंदर मैं आने ही नहीं दूंगा। आएगी ही नहीं तो क्या होगा, इससे ज्यादा यहां पर ये ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। नहीं करेगा तो ये भी सेफ हो जाएगा और ये भी सेफ। ये तो सेफ है ही, ये तो इतनी वैल्यू तक सेफ था, बट ये क्या हो गया, सेफ हो गया। अब ये भी सेफ, ये सेफ है तो मतलब ये भी सेफ है।
इसका मतलब हमारी स्लैब क्या हो गई, सेफ है। इस टाइम पे हमारी स्लैब क्या कर गई, सेफ रह गई। हमने सेफ डिजाइन यहां पर परफॉर्म कर दिया, इसको सेफ करवा दिया। इतनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारी स्लैब में आ सकती है, मैंने ये मानकर डिजाइन कर दिया। तो यहां पर ये जो मैंने डेल्टा 2 माना था, ये मेरी क्या थी, फ्री बेंडिंग थी। ये फ्री बेंडिंग, ठीक है, फ्री बेंडिंग थी हमारी। अगर यहां पर हमारा सपोर्ट नहीं होता, फ्री बेंडिंग इफ सपोर्ट वाज नॉट देयर, इफ सपोर्ट वाज नॉट प्रेजेंट, अगर यहां पर हमारी सपोर्ट नहीं होती तो ये इतना बेंड कर सकता था, ठीक है। बट मैंने क्या किया, रोक दिया इसको सपोर्ट लगा के, और यहां पर इसको रोक दिया सपोर्ट लगा के, और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया फेलियर का क्या रख दिया, डेल्टा 1। डेल्टा 1 से ज्यादा कोई सी भी यहां पर स्लैब, कोई भी स्पैन हमारा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से इसको डिजाइन कर दिया। तो इसके अंदर जो स्पैन के अंदर मुझे देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन, तो वो कितना मिलेगा, डेल्टा 1। तो यहां पर जब मैं वैल्यू की बात करूंगा तो ये जो मुझे देखने को मिला डिफ्लेक्ट हो गई, जो ये कितनी हो गई, डेल्टा 1, और यहां पे भी कितनी होगी, ये डेल्टा 1, इधर भी कितनी होगी, डेल्टा 1, यहां पर भी डेल्टा 1। डेल्टा 1 से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी इसके अंदर, अगर हो गई तो फेल कर जाएगी। ये चीज क्लियर सबको। तो यहां पे जो नोट है हमारा वो क्या है, शॉर्टर स्पैन इज मेन स्पैन। शॉर्टर स्पैन जो है हमारा, यही क्या कंसिडर किया जाता है हमारा यहाँ पे, मेन स्पैन वन वे स्लैब के अंदर। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहां सेफ कर दूंगा तो इधर ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगी। अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। ये तो हमने समझ लिया कि कैसे कैसे ये बिहेव करती है बेसिकली। ये मैंने यहाँ पे जो दिखाया है, डिफ्लेक्शन होने के बाद दिखाया है कि ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये नीचे चली गई, ये खाली गैप है, ये भी खाली गैप है। इधर से जो स्पैन आपका नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा वो ऐसे कर जाएगा, तो ये खाली गैप बच गया, सेम इधर से। तो ये आपकी डिफ्लेक्टेड होने के बाद स्लैब है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स के। डिजाइनिंग जब मैं करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप यहां से ले लूंगा अपनी स्लैब के अंदर से, 1 मीटर बाय 1 मीटर की, 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक स्ट्रिप ले लूंगा। एलएक्स स्पैन के कोरस्पॉन्डिंग में मुझे डिजाइन करना है, मेन स्पैन मान के एलएक्स को। तो 1 मीटर की स्ट्रिप मैंने इधर ली, और 1 ही मीटर का मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, ये विड्थ रखी, ठीक है। तो जो चौड़ाई है हमारी और जो यहाँ पे गहराई, मतलब इसकी डेप्थ है बेसिकली, वो मैंने क्या रखी यहाँ पर, 1 मीटर बाय 1 मीटर। लेंथ भी मैंने, लेंथ और इसकी बेसिकली विड्थ, ये हमने क्या रख दी यहाँ पर, 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद थिकनेस निकालूंगा। चौड़ाई बी और एल, ये दोनों तो मैंने क्या रख लिए, 1-1 मीटर, इनको मान के मैं डिजाइन करूंगा। अब पहले जनरली जब बीम पे करते थे तो 1 मीटर की लेंथ मान के करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, चौड़ाई भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो चौड़ाई भी, विड्थ भी मैं 1 मीटर मान के ही करूंगा। जितनी इसकी विड्थ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके हिसाब से हमारी रेशियोज के हिसाब से वैल्यू आ जाएंगी। 1-1 मीटर के लिए डिजाइन कर दिया तो जितना मर्जी आप उसको निकाल सकते हो, जितने मर्जी स्पैन के लिए। तो सबसे पहली बात हमारी क्या आएगी डिजाइनिंग के अंदर, विड्थ और लेंथ तो मैंने 1 मीटर मान ली, बट डेप्थ क्या आएगी वो निकालनी पड़ेगी। तो थिकनेस, डेप्थ मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, वो कितनी आएगी, स्पैन अपॉन ए वैल्यू से हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते थे, हमने चेक किया था पहले भी कि डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया अगर मुझे अवॉइड करना है, मुझे स्पैन अपॉन 250, स्पैन अपॉन 350, अगर इन वैल्यूज के साथ कंपैरिजन नहीं करना, क्या मेरी डिफ्लेक्शन इनसे ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो मैं क्या करना चाहता था, वहां पे इनको हटाना चाहता था वो चेक को। तो वो चेक अगर मैं हटाना चाहता हूं तो क्या करता हूं, इफेक्टिव डेप्थ को इतनी रख लूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगी डिफ्लेक्शन। स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू में मॉडिफिकेशन फैक्टर अगर कोई भी लगता है तो, ठीक है। तो एज इट इज जैसे पहले हमने किया था, सेम स्टेप्स आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि स्लैब आपकी क्या है, बिल्कुल एक बीम की तरह ही है, बस स्पैन थोड़ा सा बढ़ गया और कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल डी हम कैसे निकालेंगे, डी प्लस इफेक्टिव कवर, यहां से हमें डी मिल गई, डेप्थ आ गई। इसके बाद इसके ऊपर लोड कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। लोड कैलकुलेट करने के लिए डेड लोड, लाइव लोड प्लस फ्लोरिंग लोड, तो ऐसे निकालेंगे। डेड लोड कैसे निकालेंगे, इसकी डेप्थ इंटू विड्थ इंटू में लेंथ, ये दोनों क्या हो जाएंगी 1-1 मीटर, और डी हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था इंटू में वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। यहाँ पे आरसीसी का वेट 25 जो हम यूज करते हैं, लाइव लोड जो हमें दिया होगा उसके हिसाब से इंटू में 1 इंटू 1, ठीक है।
और फ्लोरिंग जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग इंटू 1 इंटू WF, मतलब फ्लोरिंग की चौड़ाई इंटू में 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर अंदर की तरफ, ठीक है, वो चीज आ गई वहां पे इंटू में जो आपको इसका यूनिट वेट दिया होगा फ्लोरिंग का। नहीं दिया तो आप क्या करते हो, कंक्रीट के बराबर मान लेते हो। टोटल निकालोगे तीनों ऐड करके जो आएगा आपका, और अगर LSM से डिजाइन कर रहे हो तो फैक्टर्ड निकालोगे, WU इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स W। इसके बाद क्या आपको स्टेप चाहिए होगा, इफेक्टिव स्पैन। अब आपको स्पैन की भी जरूरत पड़ेगी यहां पर कि आपकी जो स्पैन है वो कितनी है। इफेक्टिव स्पैन आप कैसे निकालते हो, LC प्लस W और LC प्लस W D, या तो आप क्या कर सकते हो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर जो भी आपकी स्लैब की टाइप होगी उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। जनरली आपका यही होगा, सिंपली सपोर्टेड ही होती है नॉर्मली, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव लेंथ के जो फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वहां से सारी इफेक्टिव लेंथ हम निकाल सकते हैं। सारे हमारे कोडल प्रोविजंस हमें दिए हुए, IS कोड ने बताया हुआ कि इफेक्टिव लेंथ कैसे कैसे निकाल सकता हूं मैं, तो वहां से यूज करके हम इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ भी मुझे पता चल गई इफेक्टिव, इसका इस्तेमाल इसके लिए करना था इसीलिए निकाली थी हमने, ठीक है। अदरवाइज लोडिंग वोडिंग में तो हमें पता है 1 मीटर के लिए कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे चाहिए था, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, WU इंटू LE²/8, या फिर अगर कॉन्टिन्यूस है हमारी तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे भी अगर कॉन्टिन्यूस होता तो वो जो हमारे केसेस बनते थे 3 केसेस इफेक्टिव लेंथ में कौन से स्पैन में आ रहा है हमारा, उसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते। यहां पे भी अगर इफेक्टिव बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहा हूं मैं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, तो WU LE²/8 अगर सिंपली सपोर्टेड अगर हमारी आती है तो ठीक है। बट अगर हमारा कॉन्टिन्यूस स्लैब है तो तब क्या कर सकता हूं मैं, K1 इंटू WDU इंटू LE² प्लस K2 इंटू WLU इंटू LE²। ये हमारे K1 और K2 जो है ये हमारे बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है हमारे यहां पर, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स हमारे क्या थे, जो हमने शियर फोर्स कोफिशिएंट, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स हमारे IS कोड ने हमें मेंशन किया था 1/10, 1/12, हमें डेड लोड के लिए अलग और लाइव लोड के लिए अलग हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिली थी। वहां से हम इसको चेक करेंगे और फिर हम यहाँ पे K1 डेड लोड वाला कोफिशिएंट और लाइव लोड वाला कोफिशिएंट यहाँ पे पुट करूंगा मैं, और उसके बाद ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लूंगा। अलग से मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोफिशिएंट्स मैं कोड से रीड करूंगा और इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये भी हम देख चुके थे। ये हमारे टाइप कैसा टाइप है हमारा स्लैब का, उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली, कॉन्टिन्यूस है या सिंपली सपोर्टेड, तो उनके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसके बाद मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डेप्थ रिक्वायर्ड मेरे को चेक करना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट तो इस पर्टिकुलर साइज के हिसाब से आ रहा था, ठीक है, सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि साइज मुझे नहीं पता था। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड डेप्थ भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड डेप्थ मेरी क्या आएगी यहाँ पे, BMU/QB। इसने इस बेंडिंग मोमेंट को क्या मान लूंगा मैं यहाँ पे, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर मान के, इतने बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करवाने के लिए मुझे कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होगी वो मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। ये चीज क्लियर सबको। ये जो डेप्थ रिक्वायर्ड आएगी ये हमारी प्रोवाइडेड से कम आनी चाहिए, मतलब इतनी तो मुझे प्रोवाइड करनी ही करनी है, इससे ज्यादा डेप्थ में कर सकता हूं, इससे कम डेप्थ नहीं कर सकता। क्लियर। जो मैंने यहां से निकाल के प्रोवाइड करी होगी तो वो इससे ज्यादा ही आनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, डेप्थ भी मेरी वेरीफाई हो गई, चेक हो गया कि डेप्थ मेरी सही है या गलत है। अगर नहीं आती तो फिर मेरे को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा, डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी, फिर इसको दोबारा से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। AST फिर इसके बाद ये देखो, ये चीजें आपको अभी न्यूमेरिकल से समझेंगे तो वैल्यूज के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे इसको चेक करेंगे। अभी बेसिकली प्रोसीजर चल रहा है। तो AST, इसके बाद स्टील, अब हमने क्या साइज निकाल दिया, अब क्या निकालना है हमें, स्टील का एरिया। डिजाइनिंग का मतलब यही है ना कि यार कंक्रीट कितना चाहिए और स्टील कितना चाहिए। बेसिक सबसे मतलब जो आप कह सकते हो कि सबसे बेसिक जो आपको चीज पता है डिजाइनिंग करने का मतलब वो यही है, कंक्रीट कितना यूज होगा और स्टील कितना यूज होगा, बस ये बता दो, डिजाइन खत्म। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चेक लगाने के बाद सही आनी चाहिए वैल्यूज जो आप बता रहे हो। बस सही कैसे पता चलेंगी, जो हमें चेक दिए होंगे IS कोड ने वो भी लगा दूंगा अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील में निकाल दूंगा। कैसे, ये फॉर्मूला हमें पता था, अंडर रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन के लिए 0.5 FCK/FY × 1 - 1 अंडर रूट ऑफ 1 - 4.6 MU/FCK B × D² इंटू में B × D।
ये फॉर्मूला हमें, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया था ट्रिकी फॉर्मूला करके, अगर ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज नॉर्मली भी आप निकाल सकते हो, जो बिल्कुल आसान तरीके से आपको लगता है, बेसिकली आसान तरीका लगता है, उससे आप निकाल सकते हो। चाहे इससे निकाल लो, चाहे जो नॉर्मल प्रोसीजर हम फॉलो करके आते हैं एक्स यू निकाल के, फिर तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल आप फ्री हो इस चीज के लिए, ठीक है। डिजाइन कर रहे हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, कोई भी चीज गलत नहीं है कि आपने वैल्यू कोई कम ज्यादा ले ली सपोज, तो वो सब वैल्यूज आपके अपने अकॉर्डिंग होंगी, आंसर आपके अपने अकॉर्डिंग आएगा। जो आपने एज्यूम किया होगा आंसर प्योरली उसके बेसिस पर आएगा, ठीक है। किसी का भी आंसर सही या गलत नहीं कह सकते हम, ठीक है। कोई एक फिक्स आंसर मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर किसी के असम्पशन के हिसाब से थोड़ा बहुत आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो स्टील मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी यहां से निकाल लिया कि कितना मुझे सरिया डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के रूप में चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूं, जो B इंटू डी जो एरिया आता है उसका 0.12% मैं एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्रोवाइड करता हूं। तो यहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी प्रोवाइड कर लिए, स्पेसिंग भी यहीं से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं कि इतना, मतलब इतना एरिया आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और बार में सपोज 12 mm के यूज कर रहा हूं, तो कितने मुझे सरिये लगेंगे, कितनी हमारी लेंथ है उसके हिसाब से, कितनी लेंथ के लिए करूंगा 1000 मीटर mm, तो 1000 डिवाइड बाय हमारे नंबर ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ जाएंगे, तो वो मेरी स्पेसिंग निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको स्पेसिंग भी निकाल के दिखाऊंगा। इसके बाद स्टेप 7 स्टेप क्या है आपका, आपने ये निकाल लिया अब, बट आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर के लिए भी चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। शेयर के लिए जब आप चेक लगाओगे तो आपको पहले क्या चाहिए होगी, शेयर फोर्स चाहिए होगी। तो कैसे निकालोगे, शेयर फोर्स कोफिशिएंट्स की हेल्प से। अगर कॉन्टिन्यूअस है आपकी, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो WU इंटू LC/2 नॉर्मली जैसे निकालते हैं, तो WU इंटू LC/2 अगर सिंपली सपोर्टेड है। या फिर क्या कर सकता हूं मैं, जो अगर कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूअस दी हुई है बेसिकली हमें, कॉन्टिन्यूअस अगर आपकी स्लैब है तो VU इक्वल्स टू K3 इंटू WDU इंटू LC प्लस K4 इंटू WLU इंटू LC। K3 और K4 आपके क्या है, शेयर फोर्स कोफिशिएंट्स जो हमने पहले देखे थे बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स के साथ में, ठीक है। डेड लोड वाला डेड लोड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, लाइव लोड वाला लाइव लोड के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर। ये चीज क्लियर, अलग अलग K1 K2 K3 K4 अलग अलग वैल्यूज इसीलिए लिखी है ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी, ठीक है। तो K3 और K4 आपके शेयर फोर्स कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे। तो जो भी आपका स्लैब होगा उसके हिसाब से यहां से मैक्सिमम शेयर फोर्स निकाल ली। इसके बाद नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालते हो। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी कैसे निकालते थे, VU अपॉन BD। तो यहां से विड्थ कितनी रखते हैं हम, 1000 mm 1 मीटर, तो B तो क्या हो गई 1000 इंटू में D यहां पर करी। तो ये वैल्यू फिर किससे कंपेयर करते थे, टाउसी मैक्स के साथ कंपेयर करते थे, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। टाउसी मैक्स किस लिए कंपेयर करते हैं हम, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर के लिए। ये क्वेश्चन यार आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ठीक है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, जितनी बार यूज करता हूं मैं उतनी बार आपको बताता हूं कि किस लिए कंपेयर किया जाता है। डायगोनल कंप्रेशन के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं टाउसी मैक्स के साथ में। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, टाउ सी के साथ भी कंपेयर करता था पहले नॉर्मली कि हमारा मेन रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट क्या अकेला काफी है इतनी नॉमिनल शियर स्ट्रेस बर्दाश्त करने के लिए। अगर है तो फिर भी क्या करता था, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट दे देता था, अगर नहीं है तो फिर शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करता था। यहां पे कंपेयर किसके साथ करूंगा, टाउ सी के साथ में एक के फैक्टर मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा। यहां पे सिंपल टाउ सी के साथ नहीं कंपेयर किया जाएगा, यहां पे के इंटू टाउ सी के साथ किया जाएगा। के क्या है आपका, स्लैब डेप्थ फैक्टर। ये क्या है, स्लैब डेप्थ फैक्टर है आपका, जो कि आईएस कोड ने दिया हुआ है। आईएस कोड ने स्लैब डेप्थ फैक्टर आपका डेप्थ ऑफ स्लैब के हिसाब से मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी जो डेप्थ है स्लैब की 300 mm से ज्यादा या 300 mm के बराबर है तब आप इसको 1 यूज करोगे। 300 mm या उससे बड़ी अगर डेप्थ है, ज्यादा अगर आपकी डेप्थ है तो के की वैल्यू 1 यूज करके चलोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपको अलग अलग डेप्थ के लिए 275 के लिए 250 के लिए 225 अलग अलग आपको डेप्थ फैक्टर्स जो है स्लैब डेप्थ फैक्टर्स के की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है। बीच में अगर आती है डेप्थ आपकी तो फिर इंटरपोलेट कर लेना, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो यहां से मैंने क्या किया, इसके साथ भी कंपेयर कर लिया, ठीक है भाई ये भी हमारी क्या है, सेफ है यहाँ पे। तो यहां पे मैंने क्या किया, टाउ वी हमारी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इट इज कंपेयर्ड विद के इंटू टाउ सी।
इसके बाद फिर मैंने क्या किया, स्टेप 8 जो है डेवलपमेंट लेंथ के लिए मैंने क्या किया, चेक किया। डेवलपमेंट लेंथ के लिए मैंने इसको चेक किया, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मैंने जब चेक करी यहां पर, तो डेवलपमेंट लेंथ पहले तो निकालूंगा कि कितनी आ रही है इसकी। कैसे निकाली मैंने, 5 × 0.87 FY/4 × टाउ BD, यहां से डेवलपमेंट लेंथ निकाली। अब निकाली, उसके बाद कंपेयर चेक करो कि क्या जो मैंने डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे दी है LD, क्या वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, वो किससे कंपेयर करोगे, LD शुड बी लेस देन 1.3 mu1/VU प्लस L0। ये आपका L0 है। ठीक है, ये है आपका L0। तो अब यहां पे आप क्या करते हो, ये 1.3 किस लिए किया, क्योंकि ये आपका सिंपली सपोर्टेड की तरह होता है, कंप्रेसिव आपका कन्फाइंड रहता है अगर कंप्रेसिव रिएक्शन इसके अंदर आती है। अगर मेंशन कर देता है कि कंप्रेसिव रिएक्शन के लिए कन्फाइंड नहीं है, या कोई ऐसी हिंट दे देता है कि आपकी सपोर्ट्स पर कंप्रेसिव रिएक्शन नहीं आ रही, तब आप यहाँ पे 1.3 इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये इफ कन्फाइंड लिखा हुआ है, मैंने इफ कन्फाइंड विद कंप्रेशन या कंप्रेसिव रिएक्शन, तब मैं यहाँ पे 1.3 यूज करूंगा। अदरवाइज सिंपल mu1/VU से यहाँ पे प्लस L0 से कंपेयर कर सकता हूँ। क्लियर, सिंपल, बेसिकली जैसा हम पहले करके आए थे एज इट इज यहाँ पर कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, बस वैल्यूज हम स्लैब के कोरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे, यहाँ पे कंपैरिजन वैसे ही चलेगा जैसे पहले करते हुए आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट लेंथ का चेक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा स्लैब को डिजाइन कर लेंगे। सारे हमने यहाँ पे स्टील का एरिया, बीम का स्लैब का साइज वो भी बता दिए, और मैंने सही बताए हैं उसके लिए मैंने चेक भी लगा दिए यहाँ पर। क्लियर, चेक भी मेरे सेटिस्फाई होने चाहिए। चेक भी मेरे सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब हमारी स्लैब डिजाइन हो चुकी है, हमने बिल्कुल सही डिजाइन करी है, कोई भी गलती नहीं है उसके अंदर। तो पूरा का पूरा डिजाइन जो है ये आपके सामने है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर कोई वैल्यू सपोज विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लेना अपना वीडियो का, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के थोड़ी सी जब साफ हो जाए इमेज, तो तब इसकी फोटो ले लेना, और उसके बाद फिर इसको पूरा अच्छे से पढ़ना। अगर आ रही है रेजोल्यूशन अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको वैसे ही चीजें क्लियर दिख रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो डिजाइन स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद बारी आती है रियल में डिजाइन करने की। रियल में डिजाइन मतलब न्यूमेरिकल के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू इसको समझूंगा मैं, कैसे कैसे इसको प्रोसीड करूंगा, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करूंगा। तो वो देखते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।